नमस्ते। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां चलती हैं, वो फाइनेंस हो, हेल्थ हो, लोन हो, लॉस हो, अगर वो आपने कई सारे टोटके कर दिए और वो उसमें आपको राहत मिल ही नहीं रही, तो क्या होता है कि वो हमारे नक्षत्र या उपनक्षत्र हमारे 8वें और 12वें भाव से कनेक्ट होता है। 8वां और 12वें भाव का जब भी मेल होता है, जब भी 8वें 12वें भाव का मेल किसी ग्रह के साथ होता है, तो मान के चलिएगा वहां की उसकी रेमेडी हो ही नहीं सकती। एस्ट्रोलॉजिकली उसकी रेमेडी हो ही नहीं सकती है। अगर आप रेमेडीज करने जा रहे हैं तो नहीं होगी, उसकी रेमेडी एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि वो प्रोमिस होता है जिसके साथ आपने जन्म लिया है। तो हम ये कहेंगे कि जैसे किसी का फाइनेंस खराब है तो उसका वीनस 8-12 में जुड़ा होगा, या 6-8-12 में जुड़ा होगा, या 6-9-12 में जुड़ा होगा, या 5-9 में जुड़ा होगा। 5-9 में जुड़ा है तो भी आपको रेमेडी मिल जाएगी। पर 8-12 जुड़ा हुआ है तो वो आपका फाइनेंस भी खराब करेगा, आपका फैमिली लाइफ भी खराब करेगा, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को भी खराब करेगा। या अगर ये मंगल जुड़ा हुआ है और लेडी के लाइफ में है, तो वो हस्बैंड के साथ डिस्टेंस मेंटेन करवाएगा। हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ईगो क्लैशेस होंगे, हस्बैंड को चोट लगने की, या वो अगर आर्मी में है वगैरह वगैरह है तो उनका वॉर में उनका नुकसान होने का चांसेस है, या अगर पुलिस में है तो नुकसान होने का चांसेस है। ये सारी चीजें होता ही है। जैसे अगर 6-12 में है, अगर वीनस, तो डायबिटीज देगा ही देगा वो। तो ये सारे प्रारब्ध हैं जिसको हम काट ही नहीं सकते। अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ये अंगूठी पहन लो और आपका ये चीजें चेंज हो जाएगा, तो कोई एस्ट्रोलॉजर अब तक करोड़पति नहीं बना है। कोई सारे अंगूठी पहनकर बैठा हुआ आदमी कोई करोड़पति नहीं बना। ये सच है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो प्रकृति का ऋण है, जो पितृ का ऋण है, आप पितृ के ऋण कम कर सकते हैं। इसके लिए आप एक पर्टिकुलर कुल या वंश में जन्म लेते हो कि उनके पितरों का ऋण खत्म करना। पर प्रकृति का ऋण जो होता है वो भगवान को भी पे करना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में भी आग लग गई थी क्योंकि वो पृथ्वी में आए। गणेश जी का भी सर कटा था। राम जी को भी वनवास जाना पड़ा। माता सीता यानी माता लक्ष्मी, उनको भी राजमहल छोड़ के वनवास जाना पड़ा। वनवास जाकर कैद होना पड़ा रावण के पास। तो इतना सारा जब माता सीता स्वयं भुगती हैं, गणेश जी शिव जी को जानते हुए उनका सर कट जाता है, शिव जी भी कितने दुखी हुए होंगे। शिव जी के साथ भी होता है जब माता पार्वती उनसे अलग हो जाती है। मतलब आदि शक्ति का भी अपमान हो जाता है। ठीक है। मतलब जब 9-8-12 जब कनेक्ट होता है तो वो प्रकृति का नियम है, इसको विधि का विधान कहते हैं, ये प्रोमिस कहते हैं, जिसको काटा नहीं जा सकता। 100% काटा नहीं जा सकता। बट हाँ, हम इसमें राहत पा जरूर सकते हैं। हम 100% इसमें राहत पा सकते हैं, क्योंकि जो झूठ बोलते हैं वो हमें नहीं करना। हमें राहत पाना है तो हमें समझना होगा कि हमारा कौन सा ग्रह 8 या 12 की दिशा में हो सकता है। वी विल गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 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 प्लैनेट के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे, एक एक प्लैनेट के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपका कौन सा प्लैनेट क्या काम कर रहा है, तो आपको कौन सी तकलीफें आ रही है, कौन सा प्लैनेट कौन से भाव में कनेक्ट हो सकता है। ठीक है। अभी हम सबसे पहले 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रह के 9 प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि उनके कौन से ट्रीज हैं। अगर हम पहले प्लैनेट समझेंगे और ट्री का कनेक्शन समझेंगे। ट्री जब आप लगाते हो किसी भी पेड़ का, जब आप प्लैनेट का जब आप ट्री लगाते हो तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुल्लर का पेड़ लगा दिया तो वो शुक्र को, आपने अगर समझो 10 गुल्लर के पेड़ लगा दिया, 12 गुल्लर के पेड़ लगा दिए, तो आपका और शुक्र का जो एनर्जी है आपका, और आपने अगर समझो बासमती राइस दान दे दिया, आपने शक्कर दान दे दिया मंदिर में भंडारे में, तो आपका जो शुक्र का एनर्जी है वो कम होगा। और आपका शुक्र अगर 8-12 नेगेटिव में कनेक्टेड है तो आपको क्या करेगा ये, आपको बहुत सारी राहत प्रदान करेगा ये। ठीक है। तो यही है इनका स्वरूप। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम प्लैनेट वाइज लेकर चलते हैं। अगर ये प्लैनेट 8, 6, 8, 6 और 12वें भाव, ठीक है, 8, 6, 12
9वां भाव, 5वां भाव यहाँ कनेक्टेड रहेगा तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम सूर्य को देखते हैं, अगर सूर्य 5वें भाव से कनेक्टेड है, ठीक है, तो हो सकता है कि जो बेटा होता है वो अपना, अगर कोई पर्सन है उनका बेटा है तो वो बहुत मौजी निकलेगा, एकदम एंटरटेनमेंट निकलेगा, बहुत बुद्धिमान निकलेगा, पर बहुत मौजी निकलेगा। उस हो सकता है उसके लव अफेयर्स ज्यादा हो, ठीक है। अगर 5 के साथ अगर वो 12 में फंसा हुआ है तो लव अफेयर्स में फंसने वाला बनेगा। 5 के साथ 8 में है तो लव अफेयर्स में फंसेगा और बहुत बुरा फंसेगा। और 12 होगा तो उसका लव अफेयर्स कभी सक्सेस नहीं होगा। अगर वहां पे वीनस हो तो यही बेटी के साथ है, चंद्रमा हो तो यही बेटी के साथ है, बुध हो तो यही बेटी के साथ है, सन या मार्स हो तो बेटे के साथ है, या जुपिटर हो तो बड़े बेटे के साथ है, ठीक है। तो अगर आपके लाइफ में अगर ऐसा कोई सीन चल रहा है कि अगर ये सब हो रहा है तो सन कहां पर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सन इफेक्ट होता है, और सन के साथ और क्या क्या इफेक्ट होता है? सरकारी काम नहीं मिलता, सरकार से परेशानी होती है, गवर्नमेंट एंटाइटी जो भी होती है उनके साथ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। ये सन का एक चीज है। और हो सकता है कि आइस में प्रॉब्लम आए, आंखों की दृष्टि में प्रॉब्लम आए, अचानक चश्मा चढ़ जाए। जब सन 12वें स्थान पर जाएगा, पिता को तकलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी। पिता को कई तरीके, पिता और बेटा दोनों में एनालाइज करना, इनके लाइफ में तकलीफें आ रही हैं क्या। अगर 12वें में है तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, या घर से दूर होना पड़ रहा है, या उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और 8वें में है तो उनके लाइफ में स्ट्रगल, लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अगर सन खराब है। और 8वें भाव में है तो ससुर जी को अगर बहुत तकलीफ हो रही है तो भी सन खराब होता है, अगर वो 8वें 9वें भाव में है तो, ठीक है। तो ये ऐसा आप अपने लाइफ में कोरिलेट कर सकते हैं, सन खराब है तो क्या है। तो हम सन के पेड़ लगाएंगे तो आपको उस जगह पे और उनको उस जगह पे यू कैन सेव देम, मतलब राहत दी जा सकती है। मून है तो चंद्रमा, चंद्रमा यानी मन, मन बहुत डिस्टर्ब रहता है, अशांत रहता है, नींद ढंग से ना आना, माँ को बहुत सारी तकलीफें होना, अनवांटेड ट्रैवल होना, अनवांटेड खर्चा होना, ये सब मून है। अगर कोई पर्सन इन चीजों से पीड़ित है कि बहुत अनवांटेड ट्रैवल हो रहा है, अनवांटेड ट्रैवल हो रहा है, अनवांटेड तकलीफें हो रही है, और बहुत सारी चीजें जो जैसे आप देखे जाए तो मन में बहुत विकार आना, फैमिली डिस्टर्ब होना, माँ के साथ संबंध खराब होना, सास बहू में झगड़ा होना, ये मून का काम होता है, ठीक है। तीसरा आता है मार्स। मार्स अगर खराब है तो आदमी का कॉन्फिडेंस सबसे पहले डाउन होता है, उसके पंगे, मतलब भाई और दोस्तों से उसका झगड़ा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे उसके काम में सारा अवरोध आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे काम में बहुत प्रकार के अवरोध आना शुरू हो जाएंगे, हर काम में ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल। चंद्रमा और मार्स और बुध, ये तीनों क्या करते हैं, ये लोग मैनिपुलेटर माने जाते हैं। कभी भी कोई भी काम में ऑब्स्टिकल आ रहा है, काम जा रहा है, एन मौके पे खराब हो रहा है, तो वो मार्स है। अगर काम का शुरुआत ही खराब निकल रहा है, स्टार्टिंग ही आपका खराब निकल रहा है, तो मार्स है, तो मार्स खराब है, ठीक है। तो अभी हम मार्स के बाद जाएंगे मरकुरी। आप गलत फैसला ले रहे हैं, अगर आप गलत फैसला ले रहे हैं और आपके लाइफ में गलत डिसीजन हो रहा है, या आप सट्टा बाजार या शेयर में अपना पैसा खो दे रहे हैं, ठीक है सर, और पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर हमारे अंदर एक प्रवृत्ति है जिससे हम चुगली कर रहे हैं किसी की, ठीक है, ये सारी प्रवृत्ति जब आ रही है, अगर समझो हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति आ रही है कि हम किसी की चुगली कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी प्रवृत्ति आ रही है कि हम अपना ही मजाक उड़वा के ले रहे हैं, ऐसा चीज हो रहा है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, कि आप जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसमें मिस्टेक हो रहा है, या आप किसी चीज को परचेस कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम्स आना। और समझो कि इसके वजह से बड़ा प्रॉब्लम, मतलब डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होना, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई प्लॉट खरीद लिया और प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स खराब है, तो प्योर प्योर बुद्ध है। आप सोच सकते हैं कि इसका रेपोकेशन कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो 12वें भाव में कनेक्टेड है,
और आपका पूरा टोटल एफर्ट अगर वेस्ट कर रहा है तो 12वें भाव में, और आपको पूरा घिस पीट कर निकलने ही नहीं दे रहा है, पूरा लॉक करके रखा हुआ है कि भैया करें क्या, तो वो बुध है। बच्चे वो स्टैंडर्ड को क्रॉस नहीं कर पाते बुध में। गुरु है तो गुरु की भी चीजें होती हैं। गुरु के कैसे होते हैं कि आपका सबके साथ सबसे पहले रिलेशन खराब होना शुरू हो जाता है, आपकी वाणी में गालियां आनी शुरू हो जाती है, और आपका आप आपको कैसा होता है, आप प्रामाणिकता के साथ बात नहीं करते, आप बस बहस ज्यादा करना शुरू कर देते हैं अगर गुरु आ जाता है तो। गुरु वो होता है जिसके अंदर नॉलेज हो, और नॉलेज जहां होता है वहां ईगो नहीं होता है। गुरु सेल्फलेस होता है, तो आप सेल्फिश हो जाएंगे, और सेल्फिश फैसला करने की वजह से सेल्फिश लेवल लग जाएगा समाज में। और गुरु खराब होने की वजह से क्या होगा, आपकी किसी के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, और आपका हेल्थ यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा खराब होगा, और आपके काम भी सारे रुकेंगे, और शादियां रुक सकती है। और गुरु के बाद हम देखेंगे शुक्र। शुक्र अगर किसी के लाइफ में ऐसा चल रहा है कि पैसा आ नहीं रहा है, लोन हो रहा है, लॉस हो रहा है, पैसा अटका पड़ा हुआ है, ठीक है, वाइफ के साथ पंगा हो रहा है, हस्बैंड के साथ पंगा हो रहा है तो गुरु भी हो सकता है, वाइफ के साथ पंगा हो रहा है तो शुक्र हो सकता है, ठीक है। आप ये स्टोरी को सुनिए, स्टोरी को समझिए। तो लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उसके बाद अचानक लोग कह रहे हैं यार सर के बाल गायब हो गए, ये तुम्हारी सुंदरता को क्या हो गया, ठीक है, सुंदरता को क्या हो गया। उसके बाद हो सकता है कि जेंट्स हो या लेडीज हो, सेक्सुअल पावर में वीकनेस फील करना, बहुत समझो आपको कंफर्ट के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा हो, आपके लाइफ का कंफर्ट छीन गया हो, रात की नींदें उड़ गई हो, डायबिटीज आने का एक कारण शुक्र भी होता है, गुरु भी होता है, बीपी के लिए मार्स भी होता है। तो इनके लिए आपको देखना है कि आपका कौन सा ग्रह खराब है। शुक्र में आपका फाइनेंस पूरी तरह से इफेक्ट होता है, फैमिली लाइफ पूरी तरह से इफेक्ट होता है। शुक्र के बाद हम चलेंगे शनि। आपका कोई भी काम अगर डिले हो रहा है, आपका अपमान हो रहा है, आपका ईगो हर्ट हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, आप हार रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो आप निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो आप निकल नहीं पा रहे हो, तो शनि आपके, आपको सर्विस नहीं मिल रही, आपको जॉब नहीं मिल रही, शुक्र खराब है तो भी जॉब नहीं मिलेगा, शनि खराब है तो भी जॉब नहीं मिलेगा। अगर शनि और सूर्य मिलके बैठे हैं 12वें भाव में, और समझो आपकी साढ़े साथी शुरू है, तो भगवान न करे ऐसा हो तो हस्बैंड एंड वाइफ भी अलग हो जाते हैं, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है यहाँ पर। ये सारे ग्रह का मैं बता रहा हूं जब वो छठे, 8वें और 12वें भाव से जब ये कनेक्ट होते हैं। शनि के बाद राहु। राहु यानी पागलपन, मतलब डर, वहम, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, लाइफ पार्टनर पे शक करना, महामारी का शिकार होना जैसे कोविड का शिकार होना। उसके बाद कैंसर राहु का एक कारण होता है। मिसकम्युनिकेशन होना, मिसकम्युनिकेशन करना, मिसकम्युनिकेशन की वजह से लॉस फेस करना, मिसकम्युनिकेशन की वजह से डिले फेस करना, किसी बड़े स्कैम में, स्कैंडल में फंस जाना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल लॉन्ड्रिंग, एमएलएम जैसे चीजों में जाकर फंस जाना, एमएलएम करना, एमएलएम में फंस जाना, एमएलएम में लॉस होना, टाइम बर्बाद करना, ये सब राहु का काम है। अगर आप केतु देखेंगे तो केतु हमारे लाइफ में बहुत ही खतरनाक करता है, ये हमारे इंट्यूशंस खराब कर देता है, जो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हम अपने आप से जो बात करना चाहते हैं वही खराब कर देता है। केतु 12वें के साथ जिस भाव में कनेक्टेड है उस भाव को उसने मना कर दिया। जैसे अगर लग्न भाव को कनेक्टेड है तो जीवन को मना कर दिया, अगर आपके दूसरे भाव में कनेक्टेड है तो पैसे को, खाने को और हेल्थ को मना कर दिया, नो कर दिया। तीसरे भाव से कनेक्टेड है तो आपके कर्म को नो कर दिया। चौथे भाव से कनेक्टेड है तो आपको घर से निकाल दिया, आपके कंफर्ट उड़ा दिए। पांचवें भाव से कनेक्टेड है तो आपके बच्चों से दूर कर दिया, आपके एजुकेशन से दूर कर दिया। छठे भाव से कनेक्टेड है तो आपके शत्रु बहुत प्रबल हो जाएंगे, उनको आपके सीक्रेट्स पता चलने लग जाएंगे। सातवें भाव से कनेक्टेड है तो वाइफ के साथ। आठवें भाव से कनेक्टेड है तो बहुत ही खतरनाक, हाँ, आठवें भाव में आपको इंट्यूशन भी देगा, और अचानक 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 डिटेल लॉस कराता रहेगा।
8वें भाव के बाद अगर वो 9वें भाव से कनेक्टेड है तो आपको धर्म से डिस्कनेक्ट कर देगा। अगर वो 10वें भाव से कनेक्टेड है तो आपको प्रोफेशन से अलग कर देगा। अगर वो 11वें भाव से कनेक्टेड है तो आपकी खुशी को डिस्कनेक्ट कर देगा। आपके अगर 12वें भाव से कनेक्टेड है तो वो 12वें भाव से कनेक्टेड है, उसके साथ जो ग्रह कनेक्टेड है उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मतलब केतु और शुक्र कनेक्टेड है 12वें भाव में, तो समझो कि वाइफ को आपत्ति आने वाली है। तो आप समझिए आपके लाइफ में आपके बच्चों को क्या ना 5वां भाव, हाँ, अगर खराब चल रहा है बच्चों की लाइफ तो 5वां भाव देखना। ठीक है। अगर 5वें भाव में कौन कनेक्टेड है, जुपिटर कनेक्टेड है, राहु कनेक्टेड है, तो बच्चों के कौन से लाइफ के बारे में मैंने बताया, फाइनेंशियल यानी शुक्र, हेल्थ यानी जुपिटर, लड़का है तो वीनस है तो वीनस उनके अंदर मैरिज का प्रॉब्लम, ठीक है, रिलेशनशिप इशू। और अगर राहु चल रहा है तो वो कहीं पर भी जा रहे हैं, उनके दोस्त अच्छे नहीं मिल रहे हैं, उनको दोस्तों से धोखा खा रहे हैं, ये सब हो रहा है। और अगर केतु चल रहा है तो उनका कॉन्फिडेंस लो है, इस प्रकार का कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहा है। और मंगल खराब चल रहा है तो उनका हर जगह बहस चल रहा है, वो अपने काम को कर ही नहीं पा रहे हैं, उनके काम में डिले आ रहा है तो शनि आ गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन से ग्रह क्या काम कर सकते हैं अगर ये 8-12 में कनेक्टेड हैं तो यही 8-12 में कनेक्टेड, इन्हीं में से कोई एक स्टोरी आपकी होगी, है या नहीं? आप में से कोई एक बता सकते हैं सर? इसके बाहर की स्टोरी कुछ नहीं होती सर, इन्हीं में से एक स्टोरी। और लोन हो रहा है, लॉस हो रहा है, इनकम नहीं आ रहा है, तो वीनस कनेक्टेड है 8वें भाव में। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको 30% आगे लेकर जाके पूरा डूबा दिया तो वो 8वें भाव में है। अगर आपको करने ही नहीं दिया तो 12वें भाव में। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? और वीनस 8वें भाव में कनेक्टेड है तो आपको पूरा लॉस करके फंसा देगा लोन में। 12वें भाव में है तो आप जो बिजनेस करना चाहते हो वो करने ही नहीं देगा, स्टार्ट ही नहीं करने देगा आपको। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? या वीनस 12वें भाव में कनेक्टेड है तो पति पत्नी को दूरी बना के रख देगा किसी एक चीज में, तो वो अपना खेल खेलेगा ही। ये प्रारब्ध की एनर्जी होती है। तो इनमें से ही कोई एक चीज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को गेस करते हैं कि अच्छा ये है तो हो सकता है कि ये ऐसा कनेक्टेड है, ये है तो सोचो ऐसा कनेक्टेड है। वीनस अगर पहले भाव से कनेक्टेड है तो आदमी सुंदर होगा, ये 12वें भाव से कनेक्टेड होगा तो उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली जाएगी। ये प्रॉब्लम्स होता है। और मार्स 12वें भाव से कनेक्टेड है और स्त्री की कुंडली है, जुपिटर और मार्स 12वें भाव से कनेक्टेड है तो हस्बैंड से दूरी हो जाएगी। ये सारी चीजें होती हैं, इनमें बहुत सारी चीजें प्रारब्ध होती है। तो वो प्रारब्ध को हम टाल नहीं सकते, पर उन प्रारब्ध से हम लोग कंसेशन ले सकते हैं। बाकी सारे भाव के लिए इलाज है, 8वां और 12वें भाव का तो इलाज भगवान के पास भी नहीं है। पर 8वें और 12वें भाव में इलाज 100% ना होकर हम अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? मैं आपके सामने एक एक्सेल शीट शेयर कर रहा हूं और ये एक्सेल शीट मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है, आपको ये एक्सेल शीट मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, ये स्पेशल है। ये मान के चलिए कि ये रेमेडी का एक्सेल शीट है। आप जैसे जानते हो कि हमारा जो क्लास होता है वो फ्री होता है, और यहाँ पर आप अपने अपने गेस्ट सभी को आप इनवाइट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग सुननी है तो आपको मात्र इसको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल को। और हमारे साथ रहने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, देखिए। एडिटिंग, तो सबसे पहला शीट हम देखेंगे यहाँ पर। आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इसमें ये सारी चीजें कर सकते हैं। और कैसा होता है पेड़ का, जब आप किसी ग्रह के अनुसार उसका पेड़ लगाते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ता है वैसे वैसे आपके लाइफ में वो चेंजेस आना धीरे धीरे शुरू होता है। ठीक है, आप अपने लाइफ में वो पेड़ को रख सकते हो। ठीक है,
और अपने लाइफ में वो चेंजेस लेके आ सकते हो। जैसे सन है तो आपको पूर्व की दिशा में आक का पेड़, मदार का पेड़, ठीक है, आपने लगाना चाहिए सन। और अगर ईस्ट की ओर लगाना है, ईस्ट की ओर लगाना है आपको, या आप रेड फ्लावर कोई भी लाल पुष्प का पेड़ लगा सकते हो। लाल पुष्प में उसको क्या कहते हैं, हिबिस्कस कहते हैं। वो एक लाल रंग का पुष्प आता है जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका नाम क्या है, हिबिस्कस कहते हैं, ठीक है। वो पेड़, वो पौधा आप लगा सकते हो, ठीक है। और तांबा बहुत अच्छी चीज है। चंद्र का अगर आपका खराब है तो आप पलाश लगा सकते हो, पलाश के पेड़। फल्ली या ड्रमस्टिक या अशोक, सहजन के पेड़ भी आप लगा सकते हो। अगर आपका मंगल खराब है तो आप खैर, करुंगली, एनबॉय, एबनॉय, एबनॉय करके ट्री आता है, करुंगली, उसके बाद नीम का पेड़ लगा सकते हो। फ्लावर्स में आप गमले में चंपा, ठीक है, चंपा लगा सकते हो, चंपा का पौधा लगा सकते हो। या इनके धान भी हैं, इनके धान को आप दान देने के बाद भी आपको ये आपको आ, मिलेगा। बट पेड़ लगाने का जो है, वो पेड़ लगाने का से बढ़कर कुछ नहीं मिलेगा। आपने जहां पेड़ लगाया उस पेड़ के नीचे आपने धान डाल देना है। जैसे आपने आक का पौधा लगाया, उसके नीचे गेहूं डाल दो। हाँ, सहजन का पेड़ लगाया उसके नीचे कच्चा चावल डाल दो। कदम का पेड़ लगाया तो ग्रीन मूंग डाल दो। उसके बाद पीपल का पेड़ लगाया तो आप चना दाल डाल दो, ठीक है। अंजीर का पेड़ लगाया तो नीचे आप शुगर डाल सकते हो, बासमती चावल बहुत अच्छा है। शमी का पेड़ लगाया तो आप तिल डाल सकते हो। दुर्वा का ग्रास लगाना है और उसमें आप ब्लैक उड़द लगा सकते हो। और दरभा, दरभा बोल के आता है, उसका अगर आप ग्रास लगाते हो, या अश्वगंधा का पेड़ लगाते हो तो आप उसके नीचे हॉर्स ग्राम करके आता है, उसको डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप ये पेड़ देख सकते हैं कौन से पेड़ हैं। सन के लिए मदार है। और डायरेक्शन देखिए कौन से डायरेक्शन में लगाना है, ये पेड़ों पर आप जरा फोकस कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये फ्लावर्स पे, इन फ्लावर्स के गमले लगा सकते हैं, इस डायरेक्शन में रख सकते हैं आप। पर पेड़ लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। सूर्य के लिए आग का है, आग का पौधा है। चंद्र के लिए पलाश है, सहजन है। मंगल के लिए खैर का पेड़ है, नीम का पेड़ है, करुंगली का पेड़ है। बुध के लिए अपामार का पेड़ है, कदम का पेड़ है, केले का पेड़ है, ठीक है। कोई भी पेड़ जो झाड़ी वाला हो वो पेड़ हो सकता है। गुरु के लिए पीपल का पेड़ है। फिग ट्री, फिग को क्या कहते हैं पता नहीं, फिग ट्री, फिग ट्री भी होता है। उसके बाद शुक्र के लिए फिग ट्री यानी अंजीर, गुल्लर, गुल्लर का पेड़ होता है, गुल्लर का पेड़ लगा सकते हैं आप अंजीर के लिए, ठीक है। और शनि के लिए शमी का पेड़ है, शमी का वृक्ष लगाना है। राहु के लिए चंदन का पेड़ और बांस का पेड़। केतु के लिए अश्वगंधा का पेड़। ये सारे पेड़ लगा सकते हैं। ध्रुवा ग्रास लगा सकते हैं, दरभा लगा सकते हैं, और ये सारे फ्लावर्स आप लगा सकते हैं। अब जब भी कोई पेड़ लगाते हो, उस जब आप पेड़ लगा रहे हो उसमें चार चार दाना, मतलब एक छोटा सा ऐसे, मुट्ठी भर भी नहीं, मुट्ठी भर से कम, आपने अगर ये सारी चीजें अनाज उनके हिसाब से, वो पेड़ लगाते समय अगर उधर थोड़ा सा छोड़ दिया, जैसे वीट, कच्चा चावल, उड़द, मूंग, उस ग्रह के लिए, चना दाल गुरु के लिए, मतलब साबुत चना दाल। और उसके बाद यहाँ पे चीनी न डालने के बजाय, चीनी की जगह आप बासमती चावल डाल सकते हो, तिल, उड़द, ठीक है, हॉर्स ग्रेन। ये आप पेड़ के साथ अगर आप जमीन में डाल देते हो उस पेड़ के साथ। और दूसरी बात है, अगर आप जब पेड़ लगा रहे हो, पेड़ के नीचे आपने क्या लगाना है, उनके उनके मेटल को अगर आपने गाड़ दिया, ठीक है, उनके उनके मेटल को अगर आपने गाड़ दिया, जैसे अगर हम देखेंगे आगे, फूल देखेंगे, ये सारे फूल हैं। उसके बाद आते हैं मेटल्स। जैसे सन के लिए तांबे का एक छोटा सा सिक्का पेड़ लगाते समय पेड़ के नीचे गाड़ दिया। तो एक चांदी की तार चंद्र के लिए। मंगल के लिए अगेन तांबा। मरकुरी के लिए ब्रोंज। जुपिटर के लिए एक सोने की तार, 1 ग्राम भी नहीं, बहुत मिलीग्राम का बोल रहा हूँ। वीनस के लिए चांदी। सैटर्न के लिए लोहा। राहु के लिए लेड। और केतु के लिए मिक्स्ड धातु। कुछ भी हो, ऐसे आपको क्या करना है, पेड़ लगाते समय नीचे गाड़ देना है। और उनके बीज मंत्र जो होते हैं ग्रहों के, वो आप उसके बाद उनके धान डालकर, उसके ऊपर पेड़ रखकर, उनके ऊपर उनके जो बीज मंत्र हैं आप वो पढ़ सकते हैं।
ये करने से मात्र आपको जो है आपके लाइफ में राहत मिलनी शुरू होगी। वो भी कब? जब ये जो सारे पेड़ हैं, ये जो सारे पेड़ हैं, ये सारे पेड़ आने शुरू हो जाए, तो आपके लाइफ में आ, ये जो सारी चीजें हैं, जो बाधाएं हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले हमने बाधाएं बोली थी, ये सारी चीजें ठीक होंगी। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, और हमारे जो अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, माननीय सुंदर राम वर्मा जी, पद्मश्री हैं। मैं उनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी बोलना चाहता हूं। जहां तक मुझे मालूम है, सुंदर राम वर्मा जी का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने वो हमारे साथ आए हैं। ठीक है। और सुंदर राम वर्मा जी की बात यह है कि सुंदर राम वर्मा जी में काबिलियत यह है कि एक धैर्य, एक परीक्षा, और एक कह सकते हैं कि एक बड़ा लक्ष्य। सुंदरराम वर्मा जी ने क्या किया है कि उन्होंने 2 लाख वृक्षों को लगाने का संकल्प लिया है। अभी आजकल की तारीख में अगर देखा जाए, तो सबसे बड़ा चैलेंज प्रकृति है। प्रकृति में वृक्ष है, पोल्यूशन है, उसके खिलाफ, और सबसे बड़ा हमारा करेंसी जो है वो है पानी। तो रेगिस्तान में पानी की बचत करते हुए सिर्फ 1 लीटर एक बार एक पेड़ में डालकर उन्होंने राजस्थान के रेगिस्तान में भी जंगल बना दिया है। सुंदर वर्मा जी जो हैं, सुंदरराम वर्मा जी जो हैं, वो माननीय 20 लाख पेड़ लगाने का इनका लक्ष्य है। और ये जो है हमारे देश में पद्मश्री से इनको पुरस्कृत किया गया है। तो मैं सुंदरराम वर्मा जी से नमस्कार करके आग्रह करूंगा कि वो आए, और हम यहाँ पर पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं इस चीजों के लिए, इन चीजों के लिए, सनातन धर्म से जुड़े। पर हम जब पेड़ लगाते हैं वो आता नहीं है। तो मैं साहब से कहूंगा कि आप आए और कृपया करके बताएं कि वो रहस्य क्या है, जैसे जिससे हम पेड़ लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बात करके इतना विनम्र लगा मुझे, मतलब इतने विनम्र, और इतने ज्ञान और मेहनत करते हुए भी इतने विनम्र रहे। सुंदर राम जी का नमस्ते। आगे सुंदर राम जी बोलिए। धन्यवाद सर। नमस्ते। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ। नमस्ते तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि कई लोगों से आपने मिलवाने का ये सर। किया। थोड़ी आवाज कम हो गई सर आपकी, प्लीज। हाँ। तो पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप सबके सामने उपस्थित करने का मौका दिया, जी और मेरी बात को आगे बढ़ाने में आपने जो सहयोग के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। तो जो पेड़ लगाने का काम जो करते हैं उसमें अभी तक जो चल रहा है वो या तो मोटिवेशनल जो सेमिनार होते हैं वो होते हैं, पेड़ बांट कर इतिश्री कर लेते हैं, कहीं लगा कर लेते हैं, कहीं 1 साल के लिए करते हैं। लेकिन 1 साल बाद में जब देखते हैं कि पेड़ चला गया तो दोबारा लगा देते हैं पेड़, और वो गिनती पूरी करके दिखा देते हैं। और लेकिन पेड़ वास्तव में जो जिस तरह से जो लगा रहे हैं वो लगते नहीं है। और इसका कई कारण है, मैं बताऊंगा अपने बीच में। अब पेड़ 1 लीटर से लगता कैसे है? कोई ऐसी बात नहीं है कि पेड़ को पानी नहीं चाहिए, पेड़ तो पानी चाहिए ही चाहिए, और पानी से ही बड़ा होगा। लेकिन वो पानी कहाँ से आएगा, ये महत्व। तो मैं जैसे दिल्ली का आपको बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ। दिल्ली का जो रेनफॉल पैटर्न है वो 60 सेंटीमीटर है लगभग, यानी 1 साल में 60 सेंटीमीटर बरसात होती है। इसका मतलब ये है कि हर वर्ग मीटर पर 600 लीटर पानी गिरता है हर साल। हमारे मौसम में जो परिवर्तन हुए हैं उसमें एक बात चेंज नहीं हुई है, और उसी से हम आगे जीवन हमारा चल सकता है कि बरसात का पैटर्न बदल गया, लेकिन बरसात का औसत है वो बदला नहीं है। आज है उतना ही 10 साल पहले था, 50 साल पहले था, 100 साल पहले था, लेकिन पैटर्न बदल गया। फिर भी हमें इसका उपयोग करना चाहिए। तो 1 वर्ग मीटर पर 600 लीटर पानी की मात्रा बहुत होती है, और 10 से 20 वर्ग मीटर में एक पेड़ लगाते हैं हम।
अगर 10-10 फीट पे लगाएं तो सघन वृक्षारोपण करें तो 10-10 मीटर पे फीट पे लगाते हैं, नहीं तो 20 फीट पे लगाते हैं, यानी 10 से 20 वर्ग मीटर में एक पेड़ लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां हम पेड़ लगाते हैं उसके चारों ओर, एक पेड़ के चारों ओर 6,000 से लेके 12,000 लीटर पानी बरसता है, और वो जमीन में अवशोषित होने के बाद में उस पानी के जो निकलने के वो कहाँ जाता है, वो रास्ते अगर बंद कर दें तो फिर ये पानी की मात्रा कम नहीं है, इतना पानी हम बाहर से नहीं दे सकते एक पेड़ को। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ये पानी जाता कहाँ है, पानी अवशोषित हो गया कहाँ जाता है। पानी दो ही कारणों से बाहर निकलता है मुख्य रूप से, एक तो खरपतवार उगती है, उससे पानी बाहर आ जाता है। अगर सघन खरपतवार उगी हुई हो तो चाहे कितनी नमी हो जमीन में, ऊपर की 1 मीटर की जो गहराई तक जहां तक घास की जड़ें जाती है, वो नमी 1 महीने में घास सुखा देता है। और दूसरा जो कारण है वो ये है कि जमीन में पड़ी हुई जमीन में जो नमी है उसका कुछ हिस्सा वाष्प बनता है, और वो जब बाहर निकलती है वाष्प तो एक सुराख बनाती हुई आती है, और उस सुराख से बहुत गहराई का पानी भी बाहर आ जाता है। यानी उसको वैज्ञानिक भाषा में हम कैपिलरी रिएक्शन कहते हैं। तो कैपिलरीज यानी सुराखों को तोड़ दो, घास को हटा दो, फिर वो पानी जमीन में रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसा ही अच्छा मानसून बरसता है, जैसे इस समय तक मानसून अच्छा बरस जाता है, हर जगह बरस जाता है, और घास जो होता है वो पूरा उग चुका होता है, तो इस समय हम एक गहरी जुताई कर देते हैं। यानी गहरी जुताई, पहली गहरी जुताई पहली अच्छी मानसून के बाद में, जब घास उग चुका होता है। उससे दो कारण होंगे, एक तो घास खत्म हो जाएगा, और दूसरा कारण ये होगा कि वो जमीन इतनी पोली हो जाएगी गहरी जुताई से कि जो भी बरसात का पानी बरसेगा वो जमीन में ही अवशोषित हो जाएगा। अब खेत को पड़ा रहने देते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर पौधा नहीं लगता, ब्लॉक में लगते हैं, चाहे 10 पौधे लगाएं, चाहे 1,000 लगाएं, चाहे 10,000 लगाएं, लेकिन जो पौधे के हिस्से की जमीन है उसको पूरी को हमें उसमें जल का संरक्षण करना पड़ता है। तो पहली जुताई पहली बरसात के बाद। फिर जब बरसात जाने की स्थिति आती है सितंबर के अंत में, राजस्थान में सितंबर के पहले सप्ताह में, दिल्ली में राजस्थान सितंबर के अंतिम सप्ताह में, उस समय एक गहरी जुताई और कर देते हैं। उस गहरी जुताई से क्या होता है कि एक तो बच्ची कुछ और कोई खरपतवार उग गई वो खत्म हो जाती है, दूसरे की उसकी ऊपरी सतह पे जो कैपिलरी है वो भी ब्रेक हो जाती है। अब जो कैपिलरी ऊपर ब्रेक हो गई, लेकिन 1 फीट नीचे या 1.25 फीट नीचे जो गहरी जुताई बनी जाती है, 1 से 1.25 फीट, उसके नीचे कैपिलरीज बनी हुई है, वो सुराखें वहां कायम रहती है नीचे की परत में। उससे क्या होता है, पानी बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो वो पानी बाहर तो निकल नहीं पाता, और जितनी गहराई तक हमने जुताई की है उसकी निचली सतह पे आके वो इकट्ठा होता रहता है। और हम पौधे को इस तरह से लगाएं कि उसकी जड़ें उस जगह हो जहां कैपिलरी एक्शन का पानी इकट्ठा होता रहता है, तो फिर पौधे को अलग से पानी की जरूरत नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही दूसरी जुताई करते हैं सितंबर में, उस समय एक छोटा सा गड्ढा 4 या 5 इंच लंबा चौड़ा हो, लेकिन 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। उससे क्या होता है कि 1.5 फीट गहरे गड्ढे में जब पौधा लगाते हैं तो एक तो उसकी जड़ें वहां होती है जहां कैपिलरी एक्शन का पानी इकट्ठा हो रहा है। अब 1.5 फीट गहरे गड्ढे में हम 11 इंच थैली होती है पौधे की, जो भी पौधा लगाते हैं उसकी जो स्टैंडर्ड थैली होती है वो 11 इंच होती है, और वही लेनी चाहिए, और 1 इंच उस पर और मिट्टी डाल देते हैं, तो नीचे का 1 फीट का हिस्सा पौधा लगाने में कवर हो जाता है, और बाकी 6 इंच में 1 लीटर पानी डाल देते हैं। 5-6 दिन बाद में जब गड्ढे में पानी डालते हैं तो वो ऊपर पपड़ी आ जाती है पानी डालने से, जब वो थोड़ी ऊपर से सूखने लगती है तो हमने 1 इंच मिट्टी ज्यादा डाली है, यानी थैली 11 इंच की होती है, हमने 12 इंच डाली है,
तो उस 1 इंच जो परत ऊपर डाली है पिंड के ऊपर, उसको हम निराई गुड़ाई कर देते हैं, हल्की निराई गुड़ाई कर देते हैं। और जो थैली, हम प्लास्टिक की थैली को हटाते हैं, तो वो थैली का जो प्लास्टिक का जो है वो उसी गड्ढे में डाल देते हैं, पौधे के चारों ओर लपेट देते हैं, ताकि उसकी जो नमी है वो बाहर नहीं निकले। फिर पौधे को कभी पानी देने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक बात यह है कि बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं कि हम बरसात में क्यों नहीं लगा देते हैं। तो इसका कारण ये है कि बरसात में लगाने से ऊपरी सतह पे तो पोषक तत्व होते हैं, ये अब सब जानते हैं। जमीन के पोषक तत्व ऊपरी सतह पे सबसे ज्यादा होते हैं। और बरसात की ऋतु में जब बरसात बरसती है तो ऊपरी सतह में सबसे ज्यादा नमी होती है, तो पौधे की जड़ें ऊपर ही फैल जाती है। और इसको जब इसमें लगाते हैं तो ऊपर हम पानी देते नहीं है, ऊपर सूखती है, नीचे की नमी ज्यादा है तो नीचे जड़ें अपने आप विकसित हो जाती है। और अगर हम एक किसान की भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि पौधे की आदत ही नहीं पड़े, इसलिए बरसात में नहीं लगाते हैं, उसको पानी पीने की आदत ही नहीं पड़े। तो इसलिए उसको हम बरसात के बाद में ही लगाते हैं, वो फिर अपने आप ढूंढ लेगा जहां पानी है, उसकी जड़ें अपने आप ढूंढ ले। तो इस तरह से हम ये पौधा लगा देते हैं। और उसके ऊपर जब 3 महीने हो जाते हैं पौधा लगाने पे, तो क्या होता है कि ऊपर की जो जमीन पोली हमने जो जुताई की वो दब जाती है, तो उसको उसमें कैपिलरी एक्शन शुरू हो सकता है। और दूसरी बात कि कोई बीच में बरसात हो जाए तो खरपतवार भी उग सकती है। तो इसलिए हम हर 3 महीने बाद अगले मानसून तक 4 या 5 बार हम पूरे क्षेत्र की निराई गुड़ाई करते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो या हाथ से हो, जो भी साधन मिले उससे हम कर देते हैं। तो इस तरह से आप मई जून की तेज गर्मी में भी देखेंगे तो पौधा इस तरह से दिखेगा कि किसी झील के किनारे खड़ा हो। हमारे राजस्थान का औसत जयपुर का 50 सेंटीमीटर है, सीकर का 40 सेंटीमीटर है, तो हमारे भी 4,000 से 8,000 लीटर पानी एक पौधे के चारों ओर बरसता है। जैसलमेर में भी 20 सेंटीमीटर है, तो 2,000 से लेके 4,000 लीटर पानी वहां भी बरसता है। और जैसलमेर में 10 में से 4 या 5 साल ऐसे होते हैं मानसून के कि उसमें हम इस तकनीक का उपयोग करके बहुत अच्छा वृक्षारोपण कर सकते हैं, ऐसा हमने किया है। तो इस तरह से हम इस तकनीक का उपयोग करके छायादार इमारती लकड़ी वाले या हरे चारे वाले या मेडिसिनल प्लांट, जो भी नेचर में जिस जगह लगा रहे हैं, जो भी नेचुरल प्लांट है वो सब लगा सकते हैं। और एक देखिए, हर लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं। इन्वायरमेंट का आदमी केवल ये उस पेड़ के बारे में ये सोचेगा कि ये कितनी ऑक्सीजन देगा, कितना कार्बन अवशोषित करेगा, वातावरण में कितना टेम्परेचर कम करेगा। एक किसान ये भी सोचता है कि हमें चारा कितना मिलेगा, लकड़ी कितनी मिलेगी, और इससे फसलों में जो सर्दी है या गर्मी है उससे बचाव कितना होगा, उसके पत्तों से क्या आमदनी होगी। ये मतलब उसकी सोच ये होती है। एक सोइल साइंस का आदमी ये सोचेगा कि ये इसकी जमीन में कितनी उर्वरा शक्ति बढ़ाएगा, क्या उसको लैंड डिग्रेशन होता है उसमें कितनी कमी होगी। तो ये दूसरा कि जो गवर्नमेंट का कुछ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ये सोचता है कि हम पेड़ लगाएं, चाहे वो किसी भी तरीके से लगाएं, नरेगा से लगाएं और किसी तरीके से लगाएं, कितने आदमियों को रोजगार मिलेगा। तो पेड़ एक है, लेकिन उसके बहुत सारे जो ये उद्देश्य हैं वो पूरे होते हैं। और 2 लाख पौधों में आप ये देखो कि हमने रेगिस्तान जैसे प्रदेश में, जिसमें सीकर है, जयपुर है, झुंझुनू है, नागौर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, ऐसे क्षेत्र में 2 लाख पौधों में 200 मिलियन लीटर पानी की बचत की है। अगर पानी देकर उन पौधों को पनपाते तो 200 मिलियन लीटर पानी लगता। और जहां पीने का पानी नहीं है वहां 200 मिलियन लीटर तो केवल 2 लाख पौधों में चाहिए। अब राजस्थान में 10 करोड़ पौधे हर साल लगाए जाते हैं, तो आप ये सोचो कि कितने कितने पानी की जरूरत होगी जहां पानी पीने का उपलब्ध नहीं है। तो इस टेक्निक का उपयोग जो है वो बहुत ही सही ढंग से हम करें तो रेगिस्तान को हरियाली में बदल सकते हैं। ये है सर। सर आप अपने लाइफ की जर्नी बताइए सर, आपने ये शुरू कैसे किया, क्योंकि ये जो तकनीक है सर, आपकी हम्म, यूट्यूब में वीडियोस भी हैं जिसमें हम देखते रहते हैं सर। और अगर कोई
एकड़ में अपनी जगह वगैरह है और वो एकड़ में जगह है, अगर वो अपने एकड़ में अगर वृक्ष लगाना चाहेगा तो आपका गाइडेंस आपको मिल जाएगा सर उनको? बिल्कुल मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ महाराष्ट्र में भी कोशिश चल रही है। हम गुजरात के कच्छ में भी ये काम करने जा रहे हैं। बिहार में भी हुआ है ये सारा, मतलब हर कहीं हो सकता है ये। और अलग अलग किसान जैसे आपने किया वैसे संपर्क किसान भी कर रहे हैं, और वो अपने अपने क्षेत्र में एक दो बार जाना पड़ सकता है वहाँ पे, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि इस टेक्निक को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इस मामले में और काफी मतलब सक्रिय हैं कि वो हर साल 40-50 हजार पौधे लगा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इसके साथ में एक आपका स्टूडेंट भी है, वहाँ कैलिफोर्निया में पढ़ता है, वो भी बहुत छोटे स्तर पर शुरू किया था उसने, 2-3 हजार पौधों से शुरू किया था। वो भी 500 पौधे, 1000 पौधे वो भी हर साल लगाता है वहाँ रहकर भी। तो हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट भी सीखें, किसान सीखें, जो सोशल वर्कर हैं वो सीखें, जो भी इन्वायरमेंट के लोग हैं वो इस टेक्निक को सीखें और इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसके अलावा हम पेड़ पौधों को बढ़ा नहीं सकते। बहुत सारे देशों में हम पढ़ते हैं, बड़े बड़े उन्होंने जंगल खड़े किए हैं, लेकिन वहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। तो रिसोर्सेज एक सबसे बड़ी इसमें समस्या आती है, और अपने देश जो भारत जैसे देश में पानी की समस्या आती है। तो इन सभी का समाधान ये है कि हम इस टेक्निक को आगे बढ़ा सकते हैं, और हम कहीं भी इस मामले में अगर सहयोग चाहेंगे तो मैं हर समय तैयार हूँ। सर बहुत, सर आपने जब ये किया, आपको मतलब इस पूरे जर्नी में आपको कितना मतलब आप अपना एक अनुभव शेयर कीजिए सर, ये कैसे आपने किया, मतलब नहीं आपके देखिए, लाइफ का। ऐसा था कि 71 में मैंने बीएससी किया, जी। और वो विज्ञान से किया था। एग्रीकल्चर तो नहीं था, लेकिन विज्ञान सब्जेक्ट था। जी। तो घर पर एग्रीकल्चर का अनुभव था, और विज्ञान कॉलेज में सीखी। और ये मैंने तय किया कि मैं कोई सर्विस ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं ये काम खेती का ही करूंगा। तो खेती के कुछ नए तरीके डेवलप किए, खेती की समस्याओं को वैज्ञानिकों के सामने उठाया, और मैं राजस्थान का एक सबसे अच्छा यंग फार्मर के रूप में मेरी पहचान हुई। तो मुझे एक विशेष ट्रेनिंग के लिए IARI पूसा में भेजा गया, जो जी। देश का नहीं दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जो कृषि अनुसंधान संस्थानों में से एक है। तो जी। वहाँ मैंने ड्राई फार्मिंग की टेक्निक देखी। जी। ड्राई फार्मिंग की टेक्निक में क्या होता है कि बरसात की नमी को इसी तरह से जुताई करके खेत में, और उसको संरक्षित करके और सर्दियों की फसल ली जाती है। तो उसमें क्या होता है कि राजस्थान में तो जो बरसात इतनी कम होती है कि वो बरसात की फसल के लिए ही पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ तो संभव नहीं है वो। तो मैंने सोचा कि पौधे नहीं लग पा रहे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं हम इस टेक्निक को पौधों पे अप्लाई करें। क्योंकि फसलों की जड़ें 1-1.5 फीट होती है, पौधे की जड़ें तो 4-5 फीट तक भी चली जाती है, जहां भी उसको नमी मिलती है चली जाती है। तो मेरा ये मानना था कि जब फसल सर्वाइवल हो जाती है 1 फीट 1.5 फीट जड़ वाली, तो पौधे को तो बहुत कम पानी चाहिए और उसकी जड़ें भी काफी दूर तक जा सकती है। तो उसको मैंने यहाँ आजमाइश की और मैं इसमें सक्सेस हो गया। फिर अगले 10 वर्षों तक इसको कई तरह के पौधों पर, कई तरह की जमीन पर और कई तरह से प्रयोग करके, और एक ये मतलब एक एक तरह से एक अच्छी टेक्निक ये तैयार की। तो इस तरह से ये मेरी शुरुआत हुई। सर ये अभी जैसे है, मैं मेरा सपना है कि मैं कोई आम का बाग लगाऊं, या एक जगह लेकर वहां पे आम का बाग लगाऊं या आंवले का बाग लगाऊं। ये हाँ, सभी पेड़ों के लिए सही काम करेगा सर? मतलब एक बार करके रख दिया तो मतलब। नहीं वो ऐसा है कि आम के पेड़ अगर आपके नेचुरल है वहाँ, जी। तो आप आम और आंवला बीज वाला पौधा आप लगा लीजिए, जी। और आपको वो पौधा तो वैसे ही सर्वाइवल हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना उसमें तो। लेकिन जी। अगर आपको और ज्यादा इनकम लेनी है और उसमें थोड़ी नई वैरायटी को जोड़ना है, तो उसमें ग्राफ्टिंग 2 साल बाद में कर दीजिए। वो पौधा जी। बहुत अच्छी तरह से पनप जाएगा, और आराम से आप आम के पौधे ले सकते मतलब हैं। ग्राफ्टिंग मतलब आम और
आंवला मिक्स बोल रहे हो आप? नहीं, आम की वैरायटी पे ग्राफ्ट कर दीजिए और आंवले की आंवले पर कर दीजिए। जी 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 जी। और बिहार में मैंने एक किसान ने लगाए हैं ये पौधे। तो आम के वो तो बीज के ही रखे हैं उन्होंने। 5-5 साल के हो गए, बहुत अच्छी पैदावार दे रहे हैं, वो बीज वाले ही अच्छी पैदावार दे रहे हैं। वो तो कहता है मैं तो घास भी नहीं निकालता, घास भी खड़ा है उसमें, लेकिन फिर भी वो पौधे बहुत अच्छी पैदावार दे रहे हैं उनको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई आदमी किस तरह से उसको हैंडल कर सकता है। तो अगर अच्छी वैरायटी तैयार कर लीजिए, नहीं तो जैसा फॉरेस्ट में है वैसा आप कर लीजिए आराम से। देसी बेर है, आंवला है, गोंदा है, सहजन है, ये सब पेड़ हो जाते हैं इसमें, इस टेक्निक जी। से। यहाँ पर ऐसा चल रहा था सर जी कि मैं एनर्जी सिखाता हूँ। और हाँ एनर्जी में मेरी दिक्कत क्या थी, मतलब आपसे मिलने से पहले, हाँ कि हमारे सनातन धर्म में पेड़ों की पूजा की जाती है। और हाँ किसान खेती और ये जो विज्ञान है, खेती हाँ का हाँ विज्ञान भारत से ही बहुत ज्यादा उत्पन्न हाँ हुआ है हाँ, पूरे बिल्कुल संसार ठीक। को। तो भारत के किसान ही वो महान कृषि वैज्ञानिक तब के जमाने के थे जो जी कहीं नहीं थे। हाँ हाँ तो क्या हुआ कि सभी ग्रहों के लिए अलग अलग पेड़ लगाया जाता है। हाँ, बिल्कुल है। पर क्या होता है, जब मैं किसी को कहता हूँ कि आप ये, अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी यही डिस्कस कर रहे थे कि आप गुल्लर का पेड़ लगाइए, शुक्र ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। नीम का पेड़ लगाइएगा, मंगल, क्योंकि क्या होता है कि हमारे अंदर जो नीम है, मंगल हम्म, है, वो हम नीम का पेड़ लगाएंगे तो नीम जो है वो बढ़ता रहेगा, और हमारे ऊपर जो खराब मंगल की दृष्टि है वो कम होगी। जी शनि का हाँ पेड़ लगाए तो शनि का, ऐसा हाँ होता है। हम पेड़ लगाने बोलते हैं, और क्या होता है कि लोग पेड़ भी लगाते हैं। हाँ। अब तक मैंने कई लोगों से कहा है और कई लोगों ने पेड़ भी लगाए, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनका पेड़ आता नहीं है। जी हाँ, सही बात है। पानी पानी देने से वो जड़ें ऊपर ही विकसित रह जाती है। पेड़ की हाँ खुद की सामर्थ्य नहीं होती रहती, बढ़ती नहीं है। वो जो जिसको बोलते हैं ना इम्यूनिटी, हाँ। वो पेड़ में नहीं आती है पानी देने से। और जी ये जो पेड़ हैं वो, आप ये देखो इनकी जो ग्रोथ है ना, वो पानी देने वाले से कई गुनी अच्छी है। जी जिसने जी भी जी देखा होगा, कहीं कोई आकर आप देखें कभी, जी आपका मौका मिले तो आप आकर देखो, आप आश्चर्य करोगे। जी। ये यही था कि, और वो लोग जो लगाते हैं उनको वो देखभाल नहीं कर पाते। और हाँ कैसा है, जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ेगा उनके लाइफ की मुसीबतें दूर होगी। अरे हाँ हाँ, शास्त्रों में कहा गया, वो बात जी तो सही है, पर हमारा शास्त्र भी देखिए कितना प्रकृति ओरिएंटेड है। हाँ हाँ पीपल की पूजा की जाती है, बड़ की पूजा की जाती है। बट यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे आ गए हैं कि हम पेड़ लगाना ही भूल गए। जी हाँ, सही बात। पेड़ लगा रहे हैं तो आ नहीं रहा है सर। हाँ हाँ। पेड़ लगाने के लिए मैं बहुत खोज किया कि पेड़ कैसे लगाएं। अब मैंने भी खुद कम से कम 40 पेड़ लगाए, 40 में सिर्फ एक ही आया है। हाँ, अब आप देखिए तो मतलब मेहनत कितनी की है, लेकिन वो परिणाम नहीं मिला उसका। आउटकम जीरो आया है। हाँ तो मैंने कम से कम 40 पेड़ लगाए होंगे अब तक पीपल के, उसमें से सिर्फ एक ही आया है। हाँ मैंने हाँ। 20 से 40 नीम के पेड़ लगाए हैं, एक ही आया है। तो वो जी दिल भी ये होता है कि आ, नहीं आ रहा है करके। तो इसके जी लिए आपको मैंने आमंत्रित किया था, क्योंकि ये चीज जो होती है, सब पेड़ जो होता है तो शास्त्रों के अनुसार, और उसमें आपने जो उपलब्धि की है, यहाँ पर तो 99% पेड़ का आना कंपलसरी हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ। पेड़ का आना कंपलसरी हो जाएगा, पेड़ हमारा एक गारंटी हो जाएगा कि जो हमने पेड़ लगाया है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हमने इस दुनिया में कुछ भी प्रकृति का ऋण हमको चुका के जाना चाहिए, एक पेड़ तो लगाना चाहिए। सही बात। यहाँ आते हैं, खाते हैं, रहते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरे मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रकृति का ऋण चुकाना सिर्फ पेड़ से ही हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है। कुछ भी जी, और कोई उपाय ही नहीं है। सही बात। और और एक और बात है साहब कि हमारे देश में पानी की कमी, जी जिस हाँ पर मुझे इतना अच्छा लगा कि पानी मेरा हिंदी थोड़ा ये हाँ है, हाँ संचलित करना। हाँ, सही बात। और समय, कि सब हर कोई कोई यहाँ पर ऑफिस में जाने वाले सभी हैं, तो ऑफिस में जाते हैं तो वो ख्याल कैसे रख पाएंगे पेड़ का। सही बात। ये है सर। तो ये इसमें आपकी टेक्निक थी, और मुझे आपसे डीप में सीखना था। और आपकी वीडियोस भी देखूंगा, मैं आपकी वीडियोस भी शेयर हाँ, करूंगा इनको। नहीं, बहुत सारे वीडियोज हैं। आप एक 1 लीटर वाटर प्लांटेशन टेक्निक बाय सुंदराम इतना कर दीजिए गूगल पर,
बहुत सारी जानकारी आ जाएगी उसमें। जी जी जी, आप मुझे लिंक शेयर कर दीजिए सर, मैं इन सबको। नहीं, लिंक की जरूरत ही नहीं है, लिंक मैंने बनाया भी नहीं है और मेरा कोई वो भी नहीं है। ये सब जी जी लोगों के किए हुए हैं, और जी जो फॉर्मल सेक्टर है उनके भी कई कई तरह के उसमें आ जाएंगे, जी जी जिन्होंने जी टिप्पणियां की है या जिन्होंने कहा है। जी पेपर प्रेजेंट हुआ है कहीं कहीं तो वो भी आ जाएगा उसमें। जी 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 जी। हाँ आप सर का नाम सुंदरराम वर्मा जी डाल के देखिएगा वृक्ष रोपण पर। आप हाँ सबको सर की कई प्रकार के वीडियोस मिलेंगे। और मतलब ये एक प्रकार का अचीवमेंट है, जिसको हम मानते हैं कि मतलब एक विश्वास, एक प्रेरणा, मैं और मेरे पास शब्द नहीं है जो इन्होंने काम किया है। और हमने कम से कम 100 पेड़, नवग्रह के 9 पेड़ हैं, हाँ हाँ उनको तरह तरह के पेड़ बताए गए हैं। तो आप कम से कम जितना पेड़ लगाएंगे, आप अपनी समस्या को सोचो और उसके पेड़ लगाएं। जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएं, अपने बच्चों के जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएं, अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएं। और किसी पार्क में लगा दें, रोड साइड में लगा दें, मंदिर में लगा। बारिश का मौसम खत्म होने से पहले, जैसे सर ने बताया कि जब खत्म होने वाला होगा तो उससे पहले आप गड्ढा वगैरह करके रख दें, प्लान करके पेड़ लगाएं, वो पेड़ पक्का आएगा। सही कहा सर। ठीक है सर। प्लान कीजिए और पेड़ लगाइए तो वो पेड़ पक्का आएगा। और आजकल वो ऑगर वगैरह भी आता है, जिससे आप आराम से कहीं पर भी पेड़ लगाने के लिए वो छेद कर सकते हैं। जी बहुत सिंपल आता है। हाँ ऑगर हाँ पक्का खरीदिए, वो मैनुअल वाला खरीद लीजिए। उसको बल गोल गोल घुमाना है, वो 1 फीट 2 फीट गड्ढा खोद देगा। और सर 1.5 फीट ही गड्ढा खोदना है ना सर? हाँ, वो 1.5 फीट। 1.5 फीट। लेकिन लेकिन खरपतवार और वो उसको वो उसको जुताई वगैरह वो पूरे एरिया में खरपतवार नहीं होनी चाहिए इस टेक्निक में कहीं भी। सर जी, अगर मैं रोड के किनारे अगर पेड़ लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, आ जाएगा ये? तो उसमें आपको 3 मीटर चौड़ाई में आपको वो पूरी ये फॉलो करनी पड़ेगी टेक्निक, जी, 3 मीटर। चौड़ाई में। फिर बीच में एक कतार अच्छा लगा दीजिए। अच्छा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में 3 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए। नहीं नहीं, जो चौड़ाई है ना उसकी लंबाई तो कितनी हो सकती है रोड के सारे सारे, लेकिन जो एरिया है ना उस जी पेड़ के दोनों तरफ 1.5 1.5 मीटर की जगह उसमें आप ये प्लोइंग कर दीजिए ताकि खरपतवार खत्म हो जाए, कैपिलरी ब्रेक हो जाए। जी 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 तो जी फिर जी पानी डालना नहीं पड़ेगा। जी। हाँ ये बहुत सही तकनीक है सर, क्योंकि ये मेरे मन में भी था कि मैंने इतने पेड़ लगाए 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 पर आए नहीं। उसका बहुत हाँ दुख हाँ होता है, मेहनत करके जब पर हम एक कुछ करने के लिए कुछ पृथ्वी को कुछ देकर जाना है, और वो भी जब संभव नहीं हो पा रहा है, हाँ हाँ। तो बहुत ऋणी मानता था मैं अपने आप को। अभी मैं इस तरीके से पेड़ लगाऊंगा। आप में से किसी को कुछ सवाल पूछना है सर? आप में से किसी को कुछ सवाल पूछना है? नहीं नहीं सर, नहीं। जी अनिरुद्ध जी। सर सर मैं पूछना चाहूँगा। हाँ जी जी प्लीज। जैसे अब यहाँ हमारा जैसे आपका जो राजस्थान का जो वातावरण है वो गर्म है। जी। हम जैसे हिमाचल में वही कोई पौधे लगाते हैं, तो जो गर्म पौधे वो चल जो गर्म इलाके के पौधे वहाँ चल नहीं पाते हैं। नहीं, वो तो आप अपने लोकल पौधे लगाओ। जो आपका आपका जो नेटिव प्लांट है अपने क्षेत्र का, वो ही जी जी, लगाओ आप। वो ही लगाना चाहिए। मतलब गर्म इलाके के पौधे नहीं चल सकते, उसका कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब आपका जो नेटिव प्लांट क्या है वहाँ के लोकल जो लोकल जो प्लांट है, प्लांट। हाँ वो लगाओ आप। जी जी, नहीं लोकल प्लांट तो खैर लगाते हैं सर, लेकिन मैं जानना चाह रहा था जो गर्म इलाके के जो प्लांट है, क्या ऐसा कोई टेक्निक है या तकनीक है हमारे पास कि वहां पे वो ग्रो कर सकें? नहीं, जैसे नीम है, शीशम है, ये पौधे तो सभी जगह चल जाते हैं। सर वो नहीं चलता, नीम का पे पौधा नहीं चलता, पीपल का नहीं चल पाता, कई बार बाई चांस चल जाए चल अच्छा। जाए। हाँ, तो ठंड फिर ज्यादा पड़ती है। वहाँ तो लोकल पौधा आपका वही चलेगा ज्यादा, तो अच्छा वही है। ज्यादा अच्छी ज्यादा बात अच्छी तो बात वही तो है कि वही है कि लोकल पौधे लोकल चले। पौधे से। जी जी यही यही जानना चाह जानना रहा चाह था। रहा था। सर एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, जैसे हम
सारे पौधे जो है वो उसका सैपलिंग से ही लगा सकते हैं, जहाँ बीज बीज भी लगा के पौधा तैयार कर सकते हैं? नहीं, बीज आपका हिमाचल में शायद बरसात लगातार चलती है, इसलिए जी आपका एक्वायर है सर। बीज का भी चल सकता है, लेकिन पौधा 1-1 फीट का हो तो फिर हम ज्यादा अच्छा रहता है। ओके ओके। सर जी आपका एक्वायर है। हाँ, हाँ, ओके सर। पूछना चाहता है सर, जी। प्लीज। और किसी को कुछ सवाल पूछना है? प्रणव जी आपको, प्रणव जी आपने बहुत सारे वृक्ष लगाए, आपको कुछ डाउट पूछना है सर? नहीं सर, वो अब ये एक चीज नया आइडिया मिल गया कि थोड़ा गहराई से लगाएं तो वो, और थोड़ा गुड़ाई वगैरह अच्छे से करें तो हाँ पानी उसमें नेचुरल मेंटेन रहता है। जी, हाँ ये सर मोरिंगा का जो पौधा रहता है ये गर्म इलाके में ही रहता है। हाँ, ज्यादातर गर्म में तो होता ही होता है, ये राजस्थान से लेके केरल तक होता है वैसे तो। अच्छा और अच्छा। और आपके हिमाचल या उधर तो पता नहीं है मुझे, लेकिन हमारी तरफ खूब होता है, और हम बहुत सारे पौधे लगा रहे हैं, ये भी मोरिंगा का भी। ये बेर है जो कश्मीर में भी होता है, और राजस्थान में भी होता है, और मध्य प्रदेश, गुजरात, वहाँ सब जगह होता है। कुछ पौधे हो सकते हैं जो कॉमन हो, रहता है। वो तो इलाके में, अलग अलग इलाके में कौन कौन से हैं वो देखने से ही पता चलेगा। जी जी जी। जी धन्यवाद आपका। निशा जी कोई सवाल, कुंदन जी कोई सवाल, नीरू जी कोई सवाल? नमस्कार सर। हाँ, जी नमस्कार। सबसे पहले मैं संतन अय्यर सर और सुंदरराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज आपने आके बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। वैसे तो मेरा फील्ड टोटली डिफरेंट है, लेकिन आज जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि पेड़ को अगर आप ध्यान नहीं रख सकते तो किस तरह से पेड़ आप लगा सकते हैं, तो मैं अभी अभी तक मैंने कभी पेड़ लगाया नहीं है, लेकिन आज मुझे प्रेरणा मिली है तो मैं इस मॉनसून के बाद ज़रूर पेड़ लगाऊंगा। और मेरा संकल्प 5 पेड़ का है अभी। हाँ मैं 5 पेड़ लगाऊंगा हमारे खेत में, जो जी, साइड में ज़मीन रहती है वहाँ पे, धन्यवाद और सर। ये संकल्प पूरा करूंगा। धन्यवाद सर, आप दोनों का धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपको भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। रम्या रंजन जी, श्रीविद्या जी, रवि जी, प्रिया जी, निशा जी, नीरू जी। तो सवाल तो कोई नहीं है। हमने आज निशा जी थे यहाँ पे, अब हाँ निशा जी थे, तो मैंने इनको स्पेशल इनवाइट किया था इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि देखना था इन्होंने। और ये हमारे बहुत बड़े माइंड ब्रेन के हैं, वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं। तो मैं चाहती थी कि एक बार पूरा ये एक बार थोड़ा सा वक्त दें, ताकि निशा जी कुछ अपने टॉपिक पे बोल सके। आ, और किसी को डाउट है सर? डाउट? हाँ निशा जी पूछिए। अनम्यूट कीजिए मैम। सभी को प्रणाम, नमस्कार। जी सर आपका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन आपने बहुत ही अद्भुत आज जानकारी दी कि कैसे जी पौधों के माध्यम से हम अपने कर्मों को शांत कर सकते हैं। वो जी बहुत ही अपने आप में बहुत अद्भुत ज्ञान है। जी और उसके बाद जो सुंदरलाल जी ने बताया उसको सुनकर तो मैं अचंभित ही रह गई कि 1 लीटर पानी में कैसे उन्होंने पौधे लगाए, और राजस्थान की ऐसी जमीन जहाँ लोग पीने के पानी के लिए कितने बेचैन है, तरसते हैं, मतलब पानी वहां है नहीं इतना ज्यादा। ये ज्ञान जो है इनका सच में ही बहुत अद्भुत है। और मैं आपसे इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हम एक संस्था से जुड़े हैं जिसका नाम आनंदम है, और शायद नीरू जी ने आपको काफी बार बताया भी होगा कि जी गुरु जी का प्रोग्राम भी हुआ था। गुरु नीरू जी के जी मेरी बारे में बहुत पता है अच्छी सर फ्रेंड को, है। गुरु जी के हाँ बारे में जी। पता है इनको। हाँ जी जी हाँ हाँ बोलिए जी। बोलिए। तो अभी उन्होंने ना आश्रम की जमीन ली है, आश्रम वहां बन रहा है, ध्यान मंदिर बन रहा है 6 एकड़ जमीन में।
तो मुझे सुंदरलाल जी के बारे में ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि अगर इनकी सेवा हमें वहां मिल जाती है तो पौधे और अच्छे फले फूलेंगे और अच्छे तरीके से हम पौधों को लगा पाएंगे। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतने अच्छे व्यक्ति को आज सुनने का मौका मिला और आपसे ग्रहों के बारे में ज्ञान मिला कि जो हम ग्रहों को कैसे शांत कर सकते हैं पौधों से। ये बहुत अद्भुत जानकारी थी अपने आप में, तो इसके लिए धन्यवाद। उसके बाद में अब मैं आती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम निशा अग्रवाल है और मैं पिछले 15 सालों से मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स करवा रही हूँ बच्चों को, बच्चों और बड़ों दोनों को, नो एज लिमिट। तो हमारा ये प्रोग्राम 2 से 6, 6 से 14 और उसके बाद में 14 से लेकर 9, कोई भी लिमिट नहीं है, सबको करवाते हैं। तो उसका इतना अच्छा प्रभाव है, जैसे इन्होंने बताया कि अगर हम मिट्टी की जड़ों को अच्छे से देख लें या मिट्टी की जो परत है उसमें पानी को ये पता चल जाए कि पानी कितनी देर तक वहां ठहर सकता है और फिर हमें कब गुड़ाई करनी है। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है, अगर हमें उसके बारे में पता चल जाए, उसके अलग अलग सिस्टम के बारे में पता चल जाए कि ऐसे ऐसे प्रयोग करवा के हम बच्चों की मानसिक क्षमता को किस हद तक बढ़ा सकते हैं, तो ये भी बच्चों के लिए बहुत अद्भुत है। हमारे ब्रेन के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। जब आप समय मिलेंगे, आप समय देंगे, तब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी जी सुंदरलाल जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जी यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट पूछना है? रम्या राजन जी, वन प्लस। डाउट तो नहीं है, बट आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल कि मुझे मिला मौका सुनने का और इतना सब कुछ जानने का। जैसे निशा जी ने बोला, ये जो ग्रह के अनुसार जो पेड़ लगना चाहिए वो बिल्कुल ही नया इन्फो था, सुना नहीं था। और थैंक यू उसके लिए। एंड उनका काम सुन के तो मतलब इट इज ग्रेट इंस्पिरेशन। और बहुत ही अच्छा लगा ये मौका मिला कि उनसे उनकी बात सुन पाए और उनके सजेशन सुन पाए। होपफुली वी विल पुट टू यूज। जी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे सुंदराम वर्मा जी जो हैं, मतलब पद्मश्री कह सकते हैं, पर कोई कहेगा नहीं कि ये पद्मश्री धारक हैं। एकदम शांत और एकदम विनम्र और एकदम पंक्चुअल, ऑन द टाइम 8:30 यानी 8:30 को पहुंचने वाले, ऑनलाइन क्लास में भी। तो मैं उनको मतलब इनसे जब मेरी पहली बात हुई तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई कि देखिए मेरा रिसर्च है ऐसा एनर्जी के ऊपर कि लाइफ में हर चीज कहाँ क्या घटती है, और मैं लोगों को कह रहा हूँ कि इस चीज के लिए सूर्य के लिए आग का पेड़ लगाओ, शुक्र के लिए गुलर का। तुम्हारे लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये कनेक्टेड है। और जैसे कि 8 और 12वें भाव में अगर कोई कनेक्टेड है ग्रह, तो वो भगवान को भी भोगना पड़ेगा। सारे एस्ट्रोलॉजर सारे सब सब झूठ बोलेंगे। भगवान गणेश का सर कट जाता है, ब्रह्मा जी का सर कट जाता है, राम जी को वनवास हो जाता है, हनुमान जी की पूंछ में आग लग जाती है, जिससे तो भगवान भी नहीं बचता। 8 और 12वें ग्रह में अगर कोई ग्रह फंस जाता है, वो नीति यानी नियति है। और उस नियति का एक ही तरीका है कि आपका प्रकृति का ऋण पूरा होना चाहिए। बस आपको उसमें सहूलियत मिलेगी, आपको छूट मिलेगी। वो प्रारब्ध खत्म नहीं होगा। मतलब 100 कोड़े लगने तो 2 कोड़े लगेंगे, यही कर सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही कर सकता है। मेरे 10 साल का अनुभव, ये सिर्फ वो पेड़ ही कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। मैंने ये देखा है कि मैं पेड़ लगाया, पेड़ लगाया, पेड़ लगाया, गैया आके खा के चले जाएगी। मेरे कोड़े पड़ने हैं तो कोड़े पड़ने ही है, मैं गैया को कुछ नहीं बोल सकता। तो बिल्ली आके खोद के चली जाती थी, पेड़ को कितना पानी दिया, पेड़ मर गया। फिर मैंने बोला कि ऐसा ऐसा क्या किया जाए कि पेड़ जिंदा रहे। ढूंढते 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 सुंदरराम जी मिल गए, भगवान की तरह। कसम से कहता हूं, आप सुंदरराम जी, आप प्रकृति को भी सुंदर कर रहे हैं आपके नाम की तरह। तो जहां पेड़ लगाया और आना, ये बहुत बड़ी समस्या थी मेरे लिए कि पेड़ लगाया और वो जीवित रहे। आपने किसी बच्चे को जन्म दिया, अगर वो जीवित नहीं रहा तो आपको दुख होगा नहीं होगा? मुझे उतना दुख होता था, कसम से कह रहा हूं मैं। अगर किसी बच्चे को जन्म दो, अगर वो जीवित न रहे,
मेरे लिए इंसान कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकृति से अगर इंसान गायब हो जाए तो भी मुझे कोई मतलब नहीं है। पेड़ रहे तो कम से कम बंदर, बिल्ली, कुत्ता, जिनकी प्रकृति है वो लोग सुखी रह सकते हैं। हम हमारे अगर हम देखे जाए तो इंसान सिर्फ और सिर्फ गलत ही कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, वॉर कर रहा है, धोखा दे रहा है, सब कर रहा है। एक जानवर भी गलत काम नहीं करता है। इंसान को ज्ञान है, ज्ञान का घमंड है, एक जानवर को भी नहीं। पर इस दुनिया में अगर एक ही योनि ऐसी है जब आदमी को मुक्ति मिलने वाली होती है, अगर किसी आदमी को मुक्ति, अगर आपको अगर आपको लगता है कि ये आपका आखिरी जन्म है, तो अगर आपका आखिरी 11वें में केतु कनेक्टेड है और आखिरी जन्म है, तो क्या होता है, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। तो आपका आखिरी जन्म क्या होगा? पहले पेड़ होगा। क्यों पेड़? पेड़ सूरज की धूप खाता है, प्रकृति से पानी पीता है, वो किसी का कुछ नहीं खाता, जल पिएगा और धूप में जिंदा रहेगा। वो पानी और धूप मिल गया तो बस, बाकी तुम उसके फल काट दो, लकड़ी काट दो, कुछ काट दो, पेड़ कभी भी रोएगा नहीं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए तो न नीर। बाकी सबको किसी न किसी को खाना पड़ता है। सिर्फ त्याग 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 त्याग, इतना त्याग करने के बाद, कई ऋषियों की योनियों के बाद एक पेड़ आता है। आप एक वट का पेड़ लगाएंगे, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, जब आप सीता जी का पंचवटी बनाएंगे, आपके पितर बोलेंगे भैया हमारे घर पे ये बच्चा पैदा हो गया है जिसने हमें मोक्ष दिलाया है। वृक्षों में मैं पीपल हूं, पशुओं में मैं गाय हूं करके भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। अगर आपने एक पीपल का पेड़ लगा दिया तो आप वसुदेव बन गए, आपने कृष्ण को जन्म दे दिया। अभी लोग मुझसे कहते हैं तो मैं कहता हूं कि एक पीपल का पेड़, शायद सुंदरराम जी मुझसे अच्छा जानते होंगे, एक पीपल का पेड़ साल का 5 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन देता है, जो हम अगर मशीन से बनाए तो। सही कहा ना सुंदरराम जी? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अगर सही बात है। अगर हम 100 पेड़ लगा देते ना, तो हम 5,000 करोड़ रुपए दान दे सकते हैं। दान देने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अन्नदान देना है, मैं क्या करता हूँ, मुट्ठी भर चीनी जाके चींटियों को खिला देता हूं। जरूरी नहीं कि मनुष्य को ही दान देना है। एक पेड़ लगा दिया यानी कृष्ण को जन्म, मेरा पीपल का पेड़ आया है, मैं अपने आप को कृष्ण का पिता मानता हूं, वसुदेव वाली फीलिंग आती है। और ये जीवन देना, यानी एक पेड़ को देना, एक जन्म देना, यानी अभी जैसे अभी सुंदरराम जी हैं, आप लोगों ने भी पेड़ लगाए होंगे, हमारे प्रणव जी ने भी बहुत पेड़ लगाए हैं। तो कैसा है कि एक पेड़ देना एक ऋषि को मुक्ति देने के बराबर है। एक पीपल का पेड़ लगाना एक ब्रह्म राक्षस को मुक्ति देने के बराबर है। इसके वजह से ही ग्रह बोल देते हैं जाओ जाने दो, उसको छोड़ दो। और ग्रह वहां पर ऐसे घूम रहे हैं, उनका ये काम नहीं है कि शनि आके आके किसी की जिंदगी को बर्बाद करे, उसके जीवन में साढ़े साथी लाए, उसको बर्बाद करे, उसको तकलीफ दे, उसके बैंक में लोन लाए, उसको जेल भेज। शनि के पास इतना टाइम नहीं है। हम शनि से क्या रिएक्ट करते हैं, हम केतु से क्या रिएक्ट करते हैं, ये हम है जो वो एनर्जी से रिएक्ट कर रहे हैं। और उनके रिएक्शन को बचाता है हमारे आसपास में लगा हुआ पेड़, वो ही बचा सकता है, वही एनर्जी है जो बचा सकता है। और आखिरी, पहले हम, अगर हमारा मोक्ष होगा तो पेड़ बनेंगे, फिर पेड़ बनने के बाद पहले हम गाय बनेंगे, फिर पेड़ बनेंगे, फिर फूल बनेंगे। वो फूल वो बनेंगे जो पहले किसी के शादी में जाएंगे, फिर किसी के अर्थी में जाएंगे, फिर श्री के चरणों में जाएंगे। और फूल ही क्यों? क्योंकि फूल ही है जो मरने के बाद भी महकते हैं, बाकी तो सिर्फ जीते जी चहकते हैं, किसी की औकात नहीं है। और जो एक एक पेड़ लगा रहा है, समझो एक एक ऋषियों को मुक्ति देने के बराबर है। आप किसी ऋषि को मुक्त कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं ये छोटी बात नहीं है। आप किसी ऋषि को मुक्त कर रहे हैं। कोई ऋषि है, मतलब अभी सरकारी होता है ना, सरकारी काम, जब तक सीनियर का प्रमोशन ना हो जाए तब तक जूनियर सीनियर नहीं बन सकता, जब तक सीनियर रिटायर ना हो जाए। ऐसे ही होता है ना। तो जब तक एक पेड़ नहीं लगेगा कोई सीनियर वहां रिटायर नहीं होगा, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए हम पितरों का है तो बड़ का पेड़ लगा देते हैं, काम के लिए पीपल का पेड़ लगा देते हैं। पर एक बहुत संयोग की बात है, सुंदर जी आप आए हैं, मैं चाहता हूं कि आपका समय चले और आप कहें कि हम और क्या क्या तरीका अपना सकते हैं कि हम पेड़ों को और लगाएं और खुद मुक्त हो जाएं। और आपके कथन सुनने में मजा आएगा सर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपका जर्नी, आपका जीवन
आपका संघर्ष, आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी देखी होगी, आपने देखा होगा कि आप जब ये चीज करने जा रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कि एक बंदा ऐसी कोई चीज बोल रहा है उसकी थ्योरी को सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने जो पेड़ लगाया वो पेड़ आने में ही 3 साल लग गए होंगे। 3 साल तक एक रिजल्ट के लिए वेट करना, एक जीवन को देखना कि आया नहीं आया, हुआ नहीं मैंने हुआ। आपको एक लिंक भेजा, आपने देखा? जी सर, आप उस जर्नी को जरा बताइए, क्योंकि वो एक एनर्जी है जिसको समझना जरूरी है सर। सुंदराम जी, वो कैसा दौर हाँ था? जी नहीं, वो ऐसा है कि मैं किसान परिवार से हूँ, जी तो जो अनुभव किया कि कैसे हम आने वाले समय में उसका मुकाबला करेंगे। सन 1971 में जब मैंने बीएससी की थी, उस समय और समय था और अब उसमें बहुत बदलाव आ गया। जी आज पिछले 20 सालों में आधा डिग्री तापक्रम बढ़ा है जी और आधे डिग्री तापक्रम औसत बढ़ने से हमें जो जलवायु परिवर्तन के जो जो परिणाम है वो हमने आंखों से देख रहे हैं। कहीं सूखा, कहीं बहुत ज्यादा बरसात, कहीं टेम्परेचर पकने के समय ज्यादा, कभी सर्दी, ये ऐसी बातें हो गई। और अब कह रहे हैं कि अगले 20 वर्षों में 1.5 डिग्री तापक्रम बढ़ेगा। तो 1.5 डिग्री तापक्रम बढ़ेगा तो हिमालय का पूरा बर्फ पिघल जाएगा, सारी उत्तरी भारत की नदियां बंद हो सकती है, यानी गंभीर चुनौती आ सकती है। तो इन सब में पेड़ कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और ये तकनीक बहुत अच्छा काम कर सकती है। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि 25 साल पहले मैंने राजस्थान में जो मुख्य फसलें हैं उसकी 700 से अधिक प्रजातियां, देशी प्रजातियां, वो इकट्ठी की थी और वो इकट्ठी करके नेशनल जीन बैंक में जमा कराया था। उनसे हमने कुछ वैरायटियां ऐसी तैयार की है जो इस बदलते जलवायु में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और उन वैरायटियों को भारत सरकार ने मान्यता दी। आपने देखा होगा कि सरकार का प्राकृतिक खेती पर कितना जोर है ताकि जलवायु होने वाले जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सकें। गंगा यमुना का पूरा मैदान प्राकृतिक खेती में बदलाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसकी पहली प्राथमिकता यह है कि उसमें देशी किस्में का विकास हो, क्योंकि देशी किस्मों में की पैदावार देने की क्षमता भी है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, जलवायु से लड़ने की क्षमता है। तो इस तरह के जो काम हैं, ये हमें बहुत सारे कामों को जो है वो उसको लेकर चलना पड़ेगा ताकि हम अपने काम में सफल होंगे। और इसी तरह से जो पानी जो बह जाता है उसको किस तरह से हम हार्वेस्ट करें बरसात के पानी को, क्योंकि एक ही यही उपाय बचेगा कि हम उसको जब हार्वेस्ट करेंगे तो ही हम आगे चल पाएंगे, नहीं तो चल नहीं पाएंगे। तो ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है, ये कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है या फिर प्लांटेशन टेक्निक है, ऐसी चीजें जो हैं इनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आवाज आवाज नहीं आ रही है आपकी? सर, आपका जो संकल्प है 2 लाख वृक्ष लगाने का, हाँ, नहीं लगा चुके हैं, अरे बाप रे, 2 लाख 2 लाख वृक्ष। पेड़ लगा चुके हैं और हर साल 40-50 हजार पौधे लगा रहे हैं और उसमें अरे वाह, HDFC बैंक और ICICI बैंक सहयोग कर रहा है। अरे तो वाह, हम ये लगा रहे हैं। इस साल हमारी एक मीटिंग हुई थी अहमदाबाद में नीति आयोग की, उसमें भी हमें बुलाया था। तो वहाँ जो माइनिंग डिपार्टमेंट है वो थे। तो वो जो कच्छ का एरिया है वो बहुत सबसे कम बरसात वाला एरिया है। तो वहाँ भी हम हमें कहा गया कि भाई हमारे वहाँ पेड़ नहीं लगते हैं, क्योंकि माइनिंग करने के बाद में वो वापस पेड़ लगाना चाहते हैं। तो वो पेड़ लगते हैं तो कांटे वाले लगते हैं, अच्छे पेड़ नहीं लगते हैं, छायादार इमारती लकड़ी वाले, चारे वाले, कुछ फलदार। तो हमने सर्वे किया और हम एक पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ के लिए भी, और मेरे ख्याल से वो मैसेज दूर तक जाएगा
वो दिल्ली तक जाएगा वो मैसेज। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरी तरह से हम उसको फॉलो करें और उसको सफल बनाएं। बाकी राजस्थान में हम ठीक गति से शुरू कर रहे हैं और धीरे-धीरे सरकार को भी अब ये, क्योंकि हम गौशालाओं में पेड़ लगा रहे हैं, गौशालाओं को छाया की ज़रूरत होती है, चारे की ज़रूरत होती है और वहाँ मैनेजमेंट कमेटी होती है, तो वो उसको सही ढंग से मतलब सँभाल भी लेती है। बाद में हम तो 3 साल तक उसकी पूरी रखवाली करते हैं, पेड़ बड़ा हो जाता है 10-15 फीट का, तब हम उनको हैंडओवर करते हैं। तो इस तरह से हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। 2 लाख पेड़ लगा चुके हैं, यानी मतलब आप 2 हाँ। लाख ऋषियों को मुक्त कर चुके हैं। अगला जन्म है ही नहीं। अब आप जी। देखिए, सन्यासी जरूरी नहीं कि सन्यासी के रूप में हो। हाँ, हाँ, ठीक बात है। यह वृक्ष जो लगाना है, इसको हम पृथ्वी साधना कहते हैं। और जी। हर साधना, हर सन्यास, हर रूप में देवत्व हमको देखने को मिलेगा। 2 लाख पेड़ लगाना, 2 लाख जीवन। हम में से कौन है जो 2 लाख बच्चे पैदा कर सकते हैं? चलो सर, मैं इतना तो आपको वादा करूंगा सुंदरराम जी, आपके हाँ, और 10 लाख पेड़ लगेंगे जिसमें मेरा भी कुछ ना कुछ योगदान जरूर करूंगा मैं। और इस बार जरूर मेरे पेड़ सर। जरूर आएंगे। जी, हम सब पेड़ जी, लगाएंगे, बिल्कुल रहेंगे। हमारा पेड़ हाँ, जरूर आएगा। और इस जी दुनिया को सर। जाते हुए जैसे आप देकर जा रहे हैं, आप इमेजिन करो 2 लाख, यानी एक पेड़ अगर 2 करोड़ का भी अगर ऑक्सीजन देता है, कोई भी पेड़ हो 1.5 करोड़ का भी हाँ, ऑक्सीजन, 2 लाख बिल्कुल इंटू देते 1.5 करोड़ रुपया कितना हो गया? इतना तो दान कर रहे हैं रोज। इतना तो अंबानी कमाता भी नहीं है। समझ रहे हैं सर? हैं। हाँ। इतना अंबानी का इनकम भी नहीं है, समझ रहे हैं सर? तो हम ये कर सकते हैं, अगर हम हमारे मन में आ गया तो हम कर सकते हैं। ठीक है, इतना दान, इतना टैक्स कोई कंपनी, दुनिया की कोई, बिल गेट्स की कंपनी भी नहीं करती होगी। 2 लाख इंटू 1.5 करोड़ का दान, कोई है कोई कंपनी किसी के नजर में? तो हमने इनके संकल्प के साथ जुड़ना है और वृक्ष लगाना है। जब भी डाउट होगा, हम एक और सेशन भी रखेंगे, लाइव सेशन भी रखेंगे। जब भी होगा हम सुंदरराम जी से हम बात करेंगे। जब भी हमें समस्या आती है, हम अपने वीडियो अपलोड करेंगे, ग्रुप में डालेंगे, सुंदरराम जी को हम दिखाएंगे। अगर हमारी कोई तकलीफ या गलती या गड़बड़ है, वो हमारा मार्गदर्शन करें। और उनके ही मिशन पर मैं चाहूंगा कि मैं आगे बढ़ूं। मिशन उनका है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मैं उसमें आगे बढ़ना चाहूंगा। आप सबसे अनुरोध है कि इस पावन चीज पर आप अपने नवग्रह हेतु जो जो पेड़ मैंने दिए हैं, वो एक्सेल शीट आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको समझो, जैसे मैंने बताया था, रिकॉर्डेड वीडियोस को देखो कि आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो कौन से पेड़ लगाने चाहिए, आप कौन से एनर्जी से रिएक्ट कर रहे हैं वो देखो, और वो पेड़ लगाओ। और वो पेड़ लगा के एक हेल्प कर सकते हैं, आप फोटो भेज सकते हैं ताकि मैं सुंदरराम जी को भेजूं कि हमारे इस चीज का कुछ आउटकम भी निकला है करके। जी सर, जी सर। और कोई कुछ पूछना चाहेगा सर? श्री विद्या जी? किसी को कुछ डाउट है? सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सुंदरराम जी, बहुत रियली बहुत अच्छा लगा। बहुत ही विनम्र, और विनम्रता आई जाती है अब ईश्वर कृपा से। और भगवान करे विनम्रता सबको मिले। हाँ श्री विद्या जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, नहीं जी, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं रम्या जी से पूछ लूंगी। बीच बीच में थोड़ा सा इंटरकनेक्शन हुआ था, इसलिए थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। वेलकम मैम। ओके मैम, थैंक यू। सर, आप आएंगे हमारे अगले सेशन में भी आइए सर। और हम भी एक्चुअली प्लान कर रहे हैं 5 एकड़ में, 5 20 20 एकड़ में ट्री प्लांटेशन का प्लान कर रहे हैं हम लोग।
और मैं तो जरूर आपको महाराष्ट्र बुलाऊंगा, और तरह तरह के वृक्ष आपकी वजह से हम लोग लगाएंगे। और उसके बीच में भी मैं अभी वृक्ष लगा रहा हूँ, लगाऊंगा। और आशीर्वाद रहे तो हो जाएगा सर। कभी आप भी देखना, एक बार देखो आर के साहब किस तरह से हम काम कर रहे हैं। जी एक बार कभी पधारो आप, जयपुर जी से 100 किलोमीटर दूर है। जी। जी जब भी हम मैं ये प्लान कर रहा रहूंगा, मैं आपको जरूर आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा साहब। ठीक है। कैसा है कि इस मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे इस फील्ड का, एग्रीकल्चर का कुछ नहीं पता, मैं सच कहता हूँ। जी हाँ, जहाँ जहाँ मुझे नहीं पता वहां मुझे नहीं पता बोलने में मजा इसलिए आता है क्योंकि बच जाता हूँ मैं, बच जाता हूँ मैं। पेड़ मतलब कैसा है कि बच जाते हैं और हमारा काम सक्सेसफुल हो जाता है अगर हम सीख ले तो। जी जी सर। जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत मूल्यवान समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज घर पे था, बाकी मैं मेरा बहुत व्यस्त रहता है। जी मैं काफी बिजी रहता हूँ। आज सौभाग्य से घर पे ही था मैं, तो इसलिए मैंने हाँ कर लिया तुरंत। बहुत ऐसे धन्यवाद। हाँ, नहीं तो मैं आपने टाइम नहीं निकाल पाता मैं। मैं आपकी विनम्रता से बहुत मतलब प्रसन्न हूँ सर। और मैं मतलब बहुत प्रणाम करता हूँ आपकी, आपने अपना इतने बिजी वक्त में भी आपने अपना समय दिया सर। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि जो प्लांटेशन का काम है, वो जो बच्चे हैं, जी दोनों दो बच्चे हैं, दोनों ने ये संभाल लिया है। वो जी काम मुझे केवल बहुत कम मतलब जाना पड़ता है, आना जाना। और बाकी मीटिंग वगैरह ये होती है तो उसमें मैं बिजी रहता हूँ। बाकी वो पूरी तरह से काम को हैंडल कर लेते हैं। जी 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 जो प्रपोजल तैयार करना से लेके उस खेत को तैयार करना, पौधे लगाना, पौधों की व्यवस्था करना, पौधशालाओं की व्यवस्था करना, वो लगा देते हैं। और जो मैंने बताया ना, जो 500-700 किस्में इकट्ठी की हुई है, वो जी मैंने जीन बैंक में जमा करा दी हैं। और उनकी दोनों बहू हैं, वो उस काम को संभाल रही है। जी कैरेक्टराइजेशन करना, उनको लगाना, उनके उनमें नए सिलेक्शन करना और हर साल नई वैरायटी तैयार करना, वो भी काम कर रही है। जी। बहुत ग्रेट सर। सर मैं आपसे आपके बच्चों का भी नंबर लूंगा ताकि मैं उनसे कनेक्ट हाँ कर पाऊँ, और हाँ जब सहायक हो तो मैं उनसे सहायक ले पाऊँ सर। हाँ। और वो ही दे पाएंगे कि पौधे कैसे हैं, किस तरह से दिखते हैं, का क्या उनका वीडियो है, वो बच्चे ही बताएंगे आपको। जी 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 जी। ठीक है बहुत, सर। जी सर बहुत धन्यवाद सर। आपके बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जी उनकी आयु लंबी हो, वो खुश रहे, शांत रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, और समस्त सुख उनको प्राप्त हो सर। बस यही जी, प्रार्थना है। ठीक है धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। परमात्मा आपको शतायु दे, लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। आप निरंतर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर, हमें बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलके सर। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आप सबको सेशन कैसा लगा, प्लीज रिव्यू दीजिए सर को। सर बहुत बढ़िया, बहुत अमूल्य जानकारी थी, बहुत बढ़िया था। मतलब हम चाह के भी ये ढूंढ नहीं पाते हैं नेट पे भी ऐसी चीजें। जो लाइव बात करने को और जो सुनने को मिला, उसके लिए बहुत बहुत आभार है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद सर। तो हम लोग मिले इनसे, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का आने का, अपना मूल्यवान समय देने का। क्या है, यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो लाइफ का बेसिक प्रॉब्लम है, 9-12, 8-12 इनसे निकलना, इसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और इस कोशिश में प्रभु की कृपा से आ रहे हैं। अभी हमारे पास आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। अगले हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर साहब जुड़ने वाले हैं अगले क्लासेस में, मतलब आज नहीं। और हमारी बात चल रही है सर, वो भी सर बहुत बिजी हैं, वो भी पद्मश्री हैं। ठीक है सर। और उन्होंने वायरस
कई प्रकार के वायरस पे उन्होंने काम किया है सर, कई प्रकार के वायरस पर उन्होंने काम किया है। रमन गंगाखे करके डॉक्टर साहब हैं पुणे के, हमारे हमारे पुणे के, और HIV, कम्युनिकेबल डिजीज, इन पर इन्होंने कई काम किया है। जैसे हमारे सुंदर जी हैं, उसी की सुंदर राम जी हैं, उसी की तरह रमन जी हैं, जो कि सोचिए कि एक पद्मश्री लेने के बाद हम उनके साथ बैठे हैं। इसके बाद एक और मैम हैं जो कि पद्मश्री हैं, वो भी आने वाले हैं। उसके बाद डॉक्टर भावसर हैं, उसके बाद हमारे सोमेश जी हैं, डॉक्टर सोमेश जी। आप सब तो सोमेश जी से मिले ही होंगे। डॉक्टर सोमेश जी डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज से रिटायर्ड हैं। उसके बाद हमारे सेशन में अभी आने वाले हैं आलोक जी भी आने वाले हैं। उसके बाद हमारे सेशन में आने वाले हैं आलोक जी, जो कि एक रिटायर्ड रेलवे इंजीनियर, मतलब रिटायर्ड इंजीनियर है रेलवे के, और सनातन धर्म के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और उसके बाद और कई सारी शख्सियत आने वाली है जो एक 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 अपनी अपनी बातों को रखेंगे। और डॉक्टर जितेंद्र जेठवा जी, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, द बिजिएस्ट डॉक्टर इन अहमदाबाद अगर आप पकड़ के चलें तो। और संजीव मलिक, जो डॉक्टर जो राष्ट्रपति के डॉक्टर हैं। और हो सके तो मिश्रा जी का अगर समय मिल पाए तो हम मिश्रा जी का भी समय लेंगे। और उसके बाद डाइट के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर, ऐसे कई सारी चीजें यहाँ पर चलती रहेंगी। और ये सब बिल्कुल मुफ्त है। आपको अगर कुछ करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएगी। और अगर आना है तो लिंक ज्वाइन कीजिएगा, समय पर ज्वाइन कीजिएगा। बस मैं इतनी सेवा कर पाऊंगा। आगे आपकी इच्छा और प्रभु की इच्छा, जब तक चलेगा तब तक चलेगा। बहुत धन्यवाद, आप सबने समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत गुणी लोगों से हमारे को मिलवाते हैं, उनकी बातें जी सुनवाते हैं, जो हमें निश्चित ही बड़ा मुश्किल है इस तरह से जी उनसे बात करना या मिलना। तो आपका जी, भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ सर। ये सब आप लोगों की ऊर्जा है जो वहां तक पहुंच रही है सर। बस यही बोलना चाहता हूँ सर। मैं निमित्त मात्र हूँ सर। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया सेशन अरेंज किया, और लकी कि हमें वी कुड अटेंड इट। एंड थैंक यू या मैम। लाइक, रोज रोज सेशन होता है मैम। हाँ लिंक आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है, द सेम लिंक है, आप लिंक में आ सकते हैं। हाँ रोज सेशन होता है। आइए रोज, उठ पटांग। अभी मैं, मेरा इस जन्म में मैं क्या जानता रहूंगा? मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस कुछ नहीं सिखाता हूँ यहाँ पर। तो हम कुछ नहीं सीखेंगे तो हमारे लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम भी कुछ नहीं हो जाएंगे। तो हम आके बैठ के कुछ नहीं सीखेंगे। और इन बीच में अगर कोई, जैसे जैसे कोई स्पेशल लेक्चर होगा, जैसे इनका हो गया, उसके बाद डॉक्टर भाव सर का हो गया, ऐसे हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ हम बात करेंगे। जब जब वक्त मिलेगा किसी न किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, नया नया उठा के लेकर आएंगे। और समझेंगे, जानेंगे। पता नहीं किसकी कहानी, किसकी स्टोरी, और किसके विषय, और किसकी चीजों से किसके लाइफ में क्या प्रभाव पड़े। जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, थैंक यू। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। आइए मैम, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो चार्जेस। या, अमेजिंग, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सभी को। प्रणाम सर। प्रणाम, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम। और किसी को कुछ कहना है सर, पूछना है? मैं मीटिंग एंड कर सकता हूँ? यस सर, जय श्री कृष्ण। ओके। प्रिया मैम, हाँ सर। सर नमस्ते सर, नमस्ते। कैसा लगा सर आज का सेशन? अच्छा सर, बढ़िया एकदम। जी 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 जी। राजस्थान के जो सो